लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं. There are various sources available to meet the short term needs of finance. ठीक है, various sources हैं. The different sources जो हैं चलो नीचे डिस्कस किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जैसे कि कोई भी हम ट्रेड करते हैं तो क्रेडिट पे सामान दे देते हैं इनिशियली, ठीक है, तो वो ट्रेड क्रेडिट कहलाता है. इट रिप्रेजेंट क्रेडिट गेन्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ द गुड्स एटसेट्रा. ठीक है, सप्लायर जो होते हैं वो उनको क्रेडिट ही मिलता है एज एन इंसिडेंट ऑफ सेल. जब वो सेल करते हैं तो ठीक है, क्रेडिट पे सामान बेचते हैं क्योंकि वो कहता है कि दूसरा बंदा कहता है कि बेटा हमको भी तो थोड़ा टाइम दो ताकि हम बेच के पैसा कमा सकें, आपके सामान को बेच के पैसा कमा सके तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे. ठीक है, तो वो टाइम लेते हैं कुछ, इसलिए कहते हैं ट्रेड क्रेडिट. तो यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ सच क्रेडिट इज 15 टू 19 डेज के बीच में ड्यूरेशन होती है इन जनरल. यानी आधे महीने से लेकर 3 महीने तक की ड्यूरेशन ये हो सकती है. इससे क्या होता है? जनरेट्स ऑटोमेटिकली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इज कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑपरेशंस में. ये कॉमन है ये ट्रेड क्रेडिट. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन अकाउंट और बिल्स पेबल. बिल्स जो पेमेंट करना बाकी है, बिल्स पेबल है. ठीक है, trade credit is preferred as a source of finance because it is without any explicit cost, and till a business is a going concern, it keeps on rotating. Okay. Another very important characteristics of the trade credit is that it enhances automatically with the increase in the volume of the business. जैसे वॉल्यूम बढ़ता रहता है वैसे ही ये भी एनहेंस करता रहता है ऑटोमेटिकली. सेकेंडली, एक्रूड एक्सपेंसेस एंड डेफर्ड यानी अनअर्न्ड इनकम. जब तक अर्न नहीं हुई है, ऐसा एक्रूड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस कर चुके हैं लेकिन अभी तक, जैसे कि सामान मैंने खरीद लिया है उसको मैंने पेमेंट करनी बाकी है अभी, तो मेरे एक्रूड एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में कर चुका हूँ लेकिन अभी वो एक्रूड होते जा रहे हैं, पेमेंट मैंने की नहीं है लेकिन करने हैं मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ 2 मंथ और 3 मंथ्स. और दूसरा है डेफर्ड इनकम. ठीक है, अनअर्न्ड इनकम. इनकम अर्न नहीं हुई, जैसे कि मैंने क्रेडिट पे सामान दे दिया है तो वो इनकम मुझे अभी आई नहीं, आएगी वो मुझे 1 महीने के बाद आएगी, 2 महीने के बाद आएगी, लेकिन वो डेफर्ड इनकम है मेरी. क्या है? अनअर्न्ड इनकम है, डेफर्ड कहते हैं उसको, जो कि अभी अर्न नहीं हुई है मेरी इनकम. तो एक्रूड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द लायबिलिटीज. ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस की मेरी लायबिलिटी मुझे पे करना है मुझे. ठीक है, which the company has to pay for the services which it has already received like wages, taxes, interest and dividend. ठीक है, ऑलरेडी वो कर चुका है ये चीजें, रिसीव कर चुका है सर्विसेज रिसीव कर चुका है, जैसे कि लाइक वेजेस, टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. सच एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस हैं, राइज आउट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड हेंस रिप्रेजेंट अ spontaneous source of finance. ठीक है, deferred income on the other hand reflects the amount of fund received by a company in lieu of goods and services to be provided in the future में जो प्रोवाइड करनी है. ठीक है, deferred income जो कि unearned income है अभी. These receipts increase a company's liquidity. They are also considered to be an important source of spontaneous finance. ठीक है, स्पॉन्टेनियस फाइनेंस के सोर्स कहे जाते हैं डेफर्ड इनकम. बेच दिया सामान आपने, ठीक है, अभी इनकम आई नहीं है लेकिन उससे आपको, लेकिन आपने वो सामान या सर्विसेज दे चुके हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस फाइनेंस का एक सोर्स है ये हमारा. ठीक है, आगे चलते हैं. Advances from customers. Manufacturers and contractors engaged in producing or constructing costly goods involving considerable length of manufacturing or construction
time usually demand advance money from their customers. क्या डिमांड करते हैं? एडवांस मनी डिमांड करते हैं कस्टमर से एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग देयर ऑर्डर्स. कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग देयर ऑर्डर्स फॉर एग्जीक्यूटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाइंग द गुड्स. ठीक है, किसके लिए? एग्जीक्यूटिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाइंग द गुड्स के लिए वो क्या करते हैं? एडवांस मांगते हैं. दिस इज अ कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड रियली यूजफुल. ठीक है, दिस इज ए कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है एंड रियली यूजफुल भी रहता है. क्यों रहता है? ताकि क्योंकि उस एडवांस से वो बेसिकली अपना काम करके फिर वो कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आगे है कमर्शियल पेपर. क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज एन अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पहले इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए. इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट जस्ट पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिख के दिया है. ठीक है, तो कमर्शियल पेपर इज एन अनसेक्योर्ड. सिक्योर नहीं है किसी चीज से. सिक्योरिटी का मतलब होता है कि किसी कोई गिरवी नहीं रखा है, बस पेपर पर है सब कुछ. ठीक है, हम वो लीगली कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लॉ कोर्ट में पेश कर सकते हैं, बट किसी के अगेंस्ट नहीं है. मतलब जिससे हम उसको रिकवरी कर पाएंगे इमीडिएटली. ठीक है, अगर इनकेस वो धोखा देना चाहता है तो वो तो अलग बात है. कमर्शियल पेपर इज एन अनसेक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट. क्या होता है? प्रोमिसरी नोट. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा. वो बस प्रोमिसरी नोट बन गया. सिंपल, एक पेपर पर लिख के दे दिया है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कमर्शियल पेपर स्कीम इन द ईयर 1989 में रिजर्व बैंक ने ये शुरू किया है. कौन सा ये काम? ये प्रोमिसरी नोट कमर्शियल पेपर वाला हिसाब किताब रिजर्व बैंक ने ही इंट्रोड्यूस किया. 1989 में शुरू किया है. कब किया? 1989 में. समझ गए? with a view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short-term borrowings. ठीक है, and to provide an additional instrument to investors. ठीक है, तो additional instrument to the investor इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो उनको प्रोमिसरी नोट दे दिया कि मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगा, तुम मुझ में लगा दो, तुम मेरी कंपनी में लगा दो. सब्सिक्वेंटली इन एडिशन टू द कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFI हैव आल्सो बीन अलाउड टू इशू द कमर्शियल पेपर्स. तो कौन कौन इशू कर सकता है? इन एडिशन टू द कॉर्पोरेट के अलावा प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं एंड प्राइमरी डीलर एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दूसरे कौन से हैं? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो, पैसा देने वाले इंस्टीट्यूशन है. बैंक हो गए, जैसे कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही होते हैं. हैव बीन अलाउड टू इशू द कमर्शियल पेपर्स. कमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 5 lakhs और मल्टीपल. अच्छा, हाँ, 5 लाख या उसके मल्टीपल के डिनोमिनेशन में ही कमर्शियल पेपर इशू होते हैं. Thereof, an interest rate is generally linked to the yield on the 1-year government bond. ठीक है, interest rate is generally linked to the yield on the 1-year government bond. तो 1-year government bond जो होता है उसके ऊपर yield होती है, उसकी तरफ से इसका interest rate generally link होता है इसका. ठीक है, गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट को पैसे जुटाना है ना. All eligible issuers are required to get the credit rating from the Credit Rating Information Services of India यानी CRISIL or the Investment Information and Credit Rating Agency of India ICRA or the Credit Analysis and Research Limited यानी CARE or FITCH Rating India Ratings India Private Limited or any such other credit rating agency as it is specified by the Reserve Bank of India. ठीक है, तो जो भी इशू कर रहे हैं, तो जो भी इशूअर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट द क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द CRISIL या फिर ICRA या फिर केयर या फिर फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर कोई और भी हो सकती है जो कि RBI ने जो कि जिसको ऑथराइज किया है, स्पेसिफाई किया है. आगे देखते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं. ट्रेजरी बिल्स आर ए क्लास ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं.
ट्रेजरी, स्टेट में भी ट्रेजरी होता है, लेकिन इस ट्रेजरी बिल्स की बात कर रहे हैं। दीज आर ए क्लास ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये। ट्रेजरी बिल्स कॉमनली रेफर्ड टू ए टी बिल। ट्रेजरी बिल यानी कॉमनली कैसे कहते हैं इसे? टी बिल कहते हैं। आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स विद मैच्योरिटीज रेटिंग बिटवीन 14 टू 364 डेज, यानी ये आधे महीने से लेकर लगभग एक साल तक जिसकी मेच्योरिटी हो सकती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है। तो गवर्नमेंट को भी पैसे जुटाने, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को टी बिल इशू कर देती है वो, ताकि वो शॉर्ट टर्म अपनी बोरोइंग को मीट कर सके, रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे कहते हैं सीडी, certificates of deposit. The certificate of deposit is a document of title similar to a time deposit receipt with a fixed maturity date of not less than 70, 7 दिन से कम की नहीं हो सकती maturity date, with a maximum of 1 year। तो 7 दिन से कम नहीं हो सकती और 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी 7 से लेकर 1 साल के बीच में घूमती है सीडी। अब ट्रेजरी बिल कब का था? 14 से 364 दिन तक घूम रहा था, और सीडी लेकिन 7 से लेकर 1 साल तक लिमिट तो 1 साल तो दोनों की है, सीडी में भी ट्रेजरी बिल में भी। लेकिन जो लोअर लिमिट है वो सीडी के केस में, सीडी छोटी भी होती है, ऐसे समझ लो। तो 7 दिन से लेकर 365 दिन का टाइम होता है प्रिस्क्राइब्ड। और इसके ऊपर नो प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट ऑन सच फंड्स। ठीक है, यहाँ देखो नो प्रिस्क्राइब्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं ऑन सच फंड्स। ठीक है। और इसे कौन इशू करता है? इसे बाय अ बैंक। ठीक है, कौन इशू करते हैं? बाय अ बैंक। इसको कौन कर रहा है? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी से मालूम पड़ रहा है, ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, और सीडी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी यहाँ पर बैंक की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी प्रेस्क्राइब इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The main advantage of CD is that banker is not required to encash the deposit before the maturity period, and the investors are assured of the liquidity because he can sell the CD in secondary market। ठीक है, तो सीडी जो होते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकता है, दूसरे को बेच सकता है, और कहता है कि ये तो बढ़ रहे हैं भैया, इसके रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसमें आगे फर्दर मैं इसको बेच सकता हूँ, वो अपनी जितना प्राइस के ऊपर है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है, मेन एडवांटेज यही है इसका। आगे देखते हैं बैंक एडवांसेस क्या होते हैं। बैंक रिसीव्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से पैसा मिलता है फॉर डिफरेंट पीरियड्स एट वेरिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिपॉजिट करते रहते हैं लोग। ठीक है, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो डिपॉजिट करते हैं। सेविंग अलग 3.5% अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपॉजिट करते हैं। दीज फंड्स आर इन्वेस्टेड एंड लेंट इन सच ए मैनर that when required they may be called back. Lending results in the gross revenues out of which costs such as interest on the deposit, administrative cost, etc. are met and reasonable profit is made. A bank's lending policy is not merely profit motivated but has also keep in mind the socio-economic development of the country। से लेना देना होता है इसका, सिर्फ अपना पूरा मुनाफा कमाना ही नहीं रहता है। समझ में आ गई बात? बैंक एडवांसेस जिसे कहते हैं, बैंक एडवांस दे देता है। कहाँ से पैसा आता है? लोगों से, लोगों ने डिपॉजिट करवाते रहते छोटे छोटे, और बैंक उनको इंटरेस्ट देता रहता है। लेकिन ये बैंक क्या करते हैं? इस पैसे को एडवांस में दूसरे मोटा अमाउंट जो हो जाता है तो लमसम में लेंड कर देता है एट ए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली, ताकि वो अपना प्रॉफिट भी कमा सके और अलॉन्ग विद दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी मीट कर सके। सम ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय बैंक आर। बैंक क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती देखते हैं। शॉर्ट टर्म लोन देता है। इन ए लोन अकाउंट द एंटायर एडवांसेस disbursed at one time either in cash or by the transfer to the current account of the borrower। ठीक है, जो करंट अकाउंट बोरो जो उधार ले रहा है उसको पूरा अमाउंट वो दे देती है। इट इज ए सिंगल एडवांस एंड गिवन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, government securities, life insurance policies, and fixed deposit receipts, etc. Except
by way of interest and other charges. No further adjustments are made in this account. A repayment under the loan account is made either by way of repaying the full amount or by way of schedule of repayments होते हैं इसमें, ठीक है, ये भी हो सकता है तो full amount पेमेंट कर दो भैया as agreed, जो भी agree करते हैं depending upon the term loans, जो भी terms हैं. ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन तो हमने देख लिया, शॉर्ट टर्म लोन लेता है, ठीक है. अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट मतलब आपका जीरो भी हो जाए तो नेगेटिव में भी वो पैसा बैंक जो होता है वो देता रहता है, ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहते हैं. अंडर दिस फैसिलिटी कस्टमर्स अलाउड टू विड्रॉ इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस इतना ही है आपका, क्रेडिट कार्ड होता है ना, मतलब मेरी लिमिट 45,000 की, पर वो उसको 1 लाख तक की लिमिट दे दी ओवरड्राफ्ट, लेकिन विद इन पीरियड वापस करना पड़ता है. Excess of credit bearing standing in their current account. A fixed limit is therefore granted to the borrower within which the borrower is allowed to overdraw the account. Fixed limit होती है यानी कि बहुत ज्यादा overdraft कर सकता हो. Though overdrafts are repayable on demand, they generally continue for long periods by annual renewals of the limit. तो बोलते हैं long term के लिए चल सकते हैं. This is convenient arrangements for the borrower as he is in a position to avail the limit sanctioned according to his requirement. Interest is charged on daily balances. अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर बैंक पे तो पैसा कमाना है इसको भी, तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन दी डेली बैलेंस, जो भी डेली का बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते रहता है. Since these accounts are operated in the same way as the cash, credit and current accounts, checkbooks are provided. इसमें checkbook भी provide होती है. क्लीन ओवरड्राफ्ट की बात कर लेते हैं. Requests for the clean advances are entertained only from parties which are financially sound and having a reputation for their integrity. The banks has to rely upon the personal security of the borrower. Personal security जो borrower देता है उस पर rely करना पड़ता है. Therefore, while entertaining proposals for the clean advances, banks exercise a good deal of restraint since they have no backing of any tangible security. If parties already enjoying secure advance facilities, this may be a point in favor and may be taken into account while screening such proposals. The amount of turnover in the account, satisfactory dealing for considerable period and reputation in the market are some of the factors which the bank normally see. As a safeguard, banks take guarantee from other person who are credit worthy before granting his facility. A clean advance is generally granted for a short period and must not be continued for long, क्योंकि इसमें कुछ भी गिरवी नहीं है उसका, तो ये सिर्फ बैंक के ऊपर ही रिस्क की तरह हो जाता है. इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, क्लीन ओवरड्राफ्ट. कैश क्रेडिट की बात कर लेते हैं. कैश क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट under which a customer is allowed to advance up to certain limit against the credit granted by bank. Under this arrangement, a customer need not borrow the entire amount. पूरा अमाउंट जो है बोरो करने का कस्टमर को जरूरत नहीं है एट वन टाइम, एक टाइम पे जरूरत नहीं है. ही कैन ओनली ड्रॉ टू द एक्सटेंट ऑफ हिज रिक्वायरमेंट एंड डिपॉजिट हिज surplus funds in his account. Interest is not charged on the full amount of the advance but on the amount actually availed by him. समझ गए बात? जैसे कि हम हाउस लोन ही लेते हैं, समझ लो वैसे ही लेते हैं ना. जैसे जैसे वो मान लीजिए घर बन रहा है, फाउंडेशन बन गया, तो उस समय हम लोन पूरा के ले रखे हैं, लेकिन बैंक रिलीज जैसे जैसे करता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है. जैसे 30% फाउंडेशन बन गया तब वो रिलीज करता है, तो उसके ऊपर जो रिलीज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू होता है, पूरे अमाउंट पे शुरू नहीं होता है. जनरली कैश क्रेडिट लिमिट आर सैंक्शन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द ट्रेडेड गुड्स बाय वे ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन, ठीक है. तो जनरली जो कैश क्रेडिट लिमिट्स है दे आर सैंक्शनड अगेंस्ट द सिक्योरिटी, जितना सिक्योरिटी है ट्रेडेबल गुड्स का बाय वे ऑफ प्लेज, प्लेज कर लेते हैं उसको, ठीक है. प्लेज भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, और हाइपोथिकेशन. दो
these accounts are repayable on demand. Banks usually do not recall such advances unless they are compelled to do so by adverse factors. जनरली इसको रिकॉल नहीं करती है एडवांसेस को, ठीक है, एडवांस दे दिए, जनरली तो रिकॉल नहीं करती है इस एडवांसेस को। एडवांसेस अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी है गुड्स की। Advances against goods occupy an important place in the total bank credit. It provides a reliable source of repayment. Advances against them are safe and liquid. Also, there is a quick turnover in the goods as they are in constant demand. So, a banker generally accepts them as a security. Furthermore, goods are charged to the bank either by way of pledge or by way of hypothecation. तो प्लेज करके लेते हैं कि भैया कुछ भी हुआ तो हम ये गुड्स आपको दे देंगे, आप बेच के सामान कमा लो, नहीं तो हमारा बिकेगा तो तुरंत पैसा पहले आपको ही मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ द गुड्स include all forms of the movable which are offered to the bank as security. They may be एग्रीकल्चरल कमोडिटी भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं और पार्टली फिनिश्ड गुड भी हो सकती हैं, समझ गए, पार्टली फिनिश्ड गुड भी हो सकते हैं। बिल्स परचेज्ड और डिस्काउंटेड की बात करते हैं। अंडर दिस हेड बैंक्स गिव एडवांसेस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बिल्स which may be clean or documentary. Bills are sometimes purchased from the approved customers in whose favor limits are sanctioned. Before granting a limit, the banker satisfies himself as to the credit worthiness of the drawer. The one who prepared the bills of exchange, bill of exchange क्या होता है, it is also a पेपर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में बीओई कहते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट है, that is the creditor or the beneficiary or the payee. Although the term bills purchased gives an impression that the bank becomes the owner of the purchaser of such bill, in actual practice, the bank holds the bills only as a security for the advance. तो यहाँ पर ध्यान रखो, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब इट इज जस्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वो ऑनर नहीं बन रहा है, ठीक है। The bank, in addition to the rights against the parties liable on the bills, can also exercise a pledge right over the goods covered by the documents. Some forms of the bank credit are also discussed chapter 9. Okay, management of working capital, students are advised to refer the same. Okay, पढ़ लेंगे भैया। आगे है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय द बैंक। Exports play an important role in accelerating the economic growth of the developing countries like India. Out of the several factors influencing the export growth, credit is a very important factor which enables the exporters in efficiently executing their export orders. The commercial banks, the commercial bank होते हैं, they provide short-term export finance mainly by way of प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज ग्रांटेड इन रुपीज एज वेल एज इन द फॉरेन करेंसी में भी ये दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, ये हमारा एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस। इन व्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सपोर्ट क्रेडिट in maintaining the pace of export growth, RBI has initiated several measures in the recent years to ensure the timely and hassle-free flow of credit to the export sectors. These measures, inter alia, include rationalization and liberalization of the export credit interest rates, flexibility in the repayment of the pre-shipment credit, special financial package for large value exporters, export finance for the agricultural exports, gold care scheme for exporters. Further, banks have been granted freedom by RBI to source funds from abroad without any limit. to source the fund, to source funds from abroad without any limit, exclusively for the purpose of granting export credit in a foreign currency.
which has enabled banks to increase their lending under export credit in foreign currency substantially during the last few years. The advances by the commercial banks for exporting finance in the form of pre-shipment finance before the shipment of the goods and post-shipment finance after the shipment of the goods. अब pre-shipment finance की बात करते हैं. The generally takes in the form of packing credit facility. Packing credit is an advance extended by the bank to an exporter for the purpose of buying, manufacturing, processing, packing, shipping goods to overseas buyers. यानी प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले क्या क्या काम हो सकते हैं? पहले बाइंग करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, shipment goods to overseas buyers. Any exporter having at hand a firm export order placed with him by his foreign buyer or an irrevocable letter of credit opened in his favor can approach a bank for availing a packing credit. An advance so taken by the exporter is required to be liquidated within 180 days. तो 180 दिनों के अंदर लिक्विडेट होना चाहिए. क्रेडिट ले लिया लेकिन 180 दिनों के अंदर पैसा आ जाना चाहिए. 180 दिन मिलते हैं इसको from the date of his commencement by the negotiation of export bills or receipt of export proceeds in an approved manner. The packing credit is essentially a short term advance. मतलब 6 महीने का 180 दिनों का 6 महीने में एक्सपोर्ट क्रेडिट ये ना प्री शिपमेंट क्रेडिट सॉरी प्री शिपमेंट फाइनेंस है. प्री शिपमेंट नॉर्मली banks insist upon their customer to lodge with them irrevocable letter of credit. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट लाने के लिए बोलते हैं LOC of open of credit open in the favor of the customers by the overseas buyers. overseas buyer से भी LOC ले आओ, लेटर ऑफ क्रेडिट ले आओ. ठीक है, क्रेडिट पर हम सामान ले रहे हैं आपसे. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट कि हम इसका पैसा हम आपको देंगे. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट हम देते हैं कि हम क्रेडिट पर सामान ले रहे हैं और सामान आने के बाद सब कुछ ठीक है तो हम आपको पैसा देंगे. लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं हम क्योंकि ये एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट अपने ऑफिस में भी मिलता है. जैसे कि मैटरनिटी के लिए पर्पस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लेके जाते हैं ना, LOC ऑफिस देता है और हम देख के जाते हैं सीधा किसको पकड़ा देते हैं, हॉस्पिटल में दे देते हैं. जो कि अप्रूव्ड हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर वो हॉस्पिटल उस लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ऑफिस ने दिया है वो लेटर ऑफ क्रेडिट कि भैया हम ये पैसा आपको देंगे जब भी आप ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी प्रॉपर अच्छे सही तरीके से. एट डिस्चार्ज के टाइम पर आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं. ऑफिस विल बियर दैट अमाउंट. ठीक है, तो उसी तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट जो ओवरसीज बायर्स हैं वो देंगे. ठीक है, कि हम भैया आप क्रेडिट पे हम सामान ले रहे हैं, जैसे सामान हमें मिलेगा वी विल पे द अमाउंट. तो जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आएंगे तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे बैंक आपको अमाउंट सैंक्शन कर देगा. द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड द फर्म सेल कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली सर्व as evidence of a definite arrangement of realization of the export proceeds but also indicate the amount of finance required by the exporter. Packing credit in the case of customer of long standing may also be granted against firm contracts entered into by them with overseas buyers. Types of the पैकिंग क्रेडिट देख लेते हैं. टाइप पैकिंग क्रेडिट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं. क्लीन पैकिंग क्रेडिट, दिस इज एन एडवांस मेड अवेलेबल टू एन एक्सपोर्टर ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर और a letter of credit without exercising any charge or control over raw material or finished goods. It is a clean type of export advance. It is a clean type of export advance. Each proposal is weighed
according to particular requirements of the trade and credit worthiness of the exporter. A suitable margin has to be maintained. Also, Export Credit Guarantee Corporation ECGC cover should be obtained by the bank. ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ECGC कवर शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द बैंक. बैंक को ये ऑब्टेन करना है ECGC इसके लिए क्लीन पैकिंग क्रेडिट देने के लिए. ठीक है, ठीक है. जब क्लीन पैकिंग मतलब ठीक है, आपको प्रोडक्शन फर्म जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया है, तो विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी चार्ज और कंट्रोल ओवर द रॉ मटेरियल और द फिनिश गुड्स, इसके बेसिस पर आपको पैकिंग क्रेडिट मिल जाते हैं. पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स. ये क्या होता है? पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स. पढ़ो इसको. एक्सपोर्ट फाइनेंस इज मेड अवेलेबल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर द एक्सपोर्टर हैज pledge able interest and the goods are hypothecated to the bank as security with stipulated margin. At the time of utilizing the advance, the exporter is required to submit along with the firm export order or letter of credit, relative stock statements, and thereafter continue submitting them every fortnight and or whatever there is any movement in stocks. ठीक है, अभी क्या लिखा है तो समझ में नहीं आया. आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है. हाँ, तो सिंपल है ना. क्या है इसमें? हाइपोथिकेशन ऑफ द गुड्स मतलब गिरवी रख दिए हैं अपने जो गुड्स को ही कि मुझे ये एक्सपोर्ट करने हैं और मुझे लेकिन पैसा चाहिए कुछ बनाने के लिए, मतलब इसको मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा फर्दर, मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे इसको गिरवी रख देता हूँ और मुझे पैसा दे दो आप मुझे, ताकि मैं ये बना के इसको एक्सपोर्ट कर सकूं. तो वैसा भी कर सकते हैं. पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द गुड्स. हाइपोथिकेशन और प्लेज क्या डिफरेंस है चेक कर लेते हैं. तो ये देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन एंड प्लेज is that in a pledge the lender takes the physical possession of the asset. ले लेता है जब भैया वो जब प्लेज करता है तो. while in hypothecation the borrower retains the possession. ठीक, हाइपोथिकेशन मतलब बोरोवर के पास ही पोजीशन है, सब कुछ उसके पास ही है. लेकिन प्लेज में क्या है? प्लेज में जो लेंडर है, जो उधार दे रहा है, वो फिजिकली पोजीशन ले लेते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Export finance is made available on certain terms and conditions. Certain terms and conditions क्या है? Where the exportable finished goods are pledged to the banks with approved clearing agents who will ship the same from time to time as required by the exporter. The possession of the goods pledged lies with the bank and kept under its lock and key. Okay. ठीक है, तो पूरे के पूरे जो गुड्स हैं प्लेज कर लिए तो वो बैंक के पास चले गए. ठीक है, बैंक ने संभाल के रख लिए अपने पास. ECGC गारंटी. एनी लोन गिवन टू द एक्सपोर्टर फॉर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, परचेजिंग और पैकिंग ऑफ द गुड्स meant for export against a firm order qualifies for the packing credit guarantee issued by the Export Credit Guarantee Corporation. ECGC का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. तो जो भी ये प्री शिपमेंट कह लो, ये जो काम कर रहा है, अगर गारंटी है कि ये ऑर्डर किसी ने एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर दे रखे है किसी फॉरेन फर्म ने, तो ये ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है किसके लिए? पैकिंग क्रेडिट गारंटी जो कि इशू करती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. जो है कॉर्पोरेशन क्या होता है? कंपनी और कॉर्पोरेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है, तो कॉर्पोरेशन एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है. ये गवर्नमेंट नहीं होती, प्राइवेट होती है. चलो आगे चलते हैं. फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं. अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी इज दैट इफ द एक्सपोर्ट बिल
is to be drawn in a foreign currency, the exporter should enter into a forward exchange contract with the bank, thereby avoiding the risk involved in a possible change in the rate of exchange. ठीक है, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया कि ये फॉरेन करेंसी में ही करें तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ताकि करेंसी जो रेट ऑफ एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन रहता है, फिर वो उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन करेंसी में ही है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, शिपमेंट के बाद, अभी प्री शिपमेंट के आगे थे, हम पोस्ट शिपमेंट की बातें करेंगे हम। परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स। दूसरा है ईसीजीसी गारंटी, ठीक है। आगे है एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल्स सेंट फॉर द कलेक्शन। आगे बात करेंगे हम एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश सब्सिडी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे आ गए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिस। पोस्ट शिपमेंट के बाद भी फाइनेंस मिल सकता है। परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स सिर्फ पढ़ेंगे, वरना हमें बस टाइम नहीं इतना भी। फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स बाय परचेजिंग एक्सपोर्ट बिल्स ड्रॉन पेबल एट साइट और बाय डिस्काउंटिंग क्या है यूसेंस एक्सपोर्ट, ये पता नहीं क्या होता है। Export bills covering confirmed sales and backed by documents including documents of the title of goods such as the bill of lading, post parcel receipts or air consignment notes, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, पोस्ट पार्सल रिसीट्स तो रिसीट की बात हो रही है, या एयर कंसाइनमेंट नोट्स। बिल ऑफ लेडिंग शिप के थ्रू अगर भेजते हैं तो वहां पर बिल ऑफ लेडिंग यूज होता है। ये कस्टम्स में पढ़ा था हमने। ईसीजीसी गारंटी की बात करते हैं। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस गिवन टू एन एक्सपोर्टर बाय अ बैंक थ्रू परचेज नेगोशिएशन और डिस्काउंट ऑफ एन एक्सपोर्ट बिल अगेंस्ट ऑर्डर क्वालिफाइज फॉर द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ठीक है। इट इज नेसेसरी हाउएवर दैट एक्सपोर्टर्स, कहाँ चले गए, दैट एक्सपोर्टर शुड ऑब्टेन अ शिपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिस्क पॉलिसी ऑफ द ECGC banks insist on the exporter to take a contract shipments comprehensive risk policy covering both political and commercial risk. The corporation on acceptance of the policy corporation on acceptance of the policy will fix credit limits for the individual exporters and the corporation's liability will be limited to the extent of the limit so fixed by the exporter concerned irrespective of the amount of the policy. Advance against the export bill sent for collection. Advance against export bill sent for the collection. Finance is provided by the banks to the exporters by way of advance. एडवांस देना है अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बिल्स, एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट में एडवांस दे देना है। forwarded through them for collection taking into account for the credit worthiness of the party, nature of goods exported, usance, standing out drawing etc. एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश सब्सिडी एटसेट्रा, ये सारा का सारा ड्यूटी ड्रॉबैक हमने पढ़ा है। किसमें पढ़ा है ड्यूटी ड्रॉबैक हमने? कस्टम्स। टू फाइनेंस एक्सपोर्ट लॉसेस सस्टेन्ड बाय द एक्सपोर्टर्स बैंक एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक, cash subsidy etc. receivable by them against export performance. Such advances are of clean nature, hence necessary precautions should be exercised. जब भी clean की बात आती है मतलब कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है उसके अंदर, तो नेसेसरी क्या लिखा है, नेसेसरी प्रिकॉशंस शुड बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक, वो मतलब जो बंदा है एक्सपोर्ट कर रहा था उसको ये मिलता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक बेसिकली एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक तरह का फीचर है। अभी ड्यूटी पे कर दो, शायद बाद में वापस हो जाएगा, तो ड्यूटी ड्रॉबैक समथिंग इस तरह का है, पढ़ना पड़ेगा। बैंक प्रोवाइडिंग फाइनेंस इन दिस मैनर सी दैट द रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स आर इधर negotiated or forwarded for the collection, though it's so that it
that it is in a position to verify the exporter's claim for the duty drawback, cash subsidy, etc. An advance so availed of by an exporter is required to be liquidated within 180 days from the date of shipment of relative goods. तो लिक्विडेट होने चाहिए कितने दिनों के अंदर अंदर 180 दिनों के अंदर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अदर फैसिलिटीज एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्टर्स आर एज फॉलोज। एक्सपोर्टर को और जो फैसिलिटी है वो ऐसे है। On behalf of the approved exporters, banks establish letter of credit on the overseas or up country suppliers. Guarantees for ये हो गया हमारा, guarantees for waiver of excise duty etc. Due performance of contractors, bond in lieu of cash security deposit. Guarantees for the advance payments are also issued by the banks to approved clients to approved clients undertaking exports on deferred payment terms. Banks also provide finance. Banks also endeavor to secure for their exporter customers status reports of their buyers and trade information on various commodities through their correspondence. Economic intelligence on various countries is also provided by the banks to their exporter clients. ठीक है, आगे है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। इंटर कॉर्पोरेट मतलब एक इंट्रा नहीं है, इंटर है, मतलब एक अलग अलग कॉर्पोरेट्स के डिपॉजिट्स। द कंपनीज कैन बोरो फंड्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड, से 6 मंथ को शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फ्रॉम दी अदर कंपनी से, दूसरी कंपनी से इंटर हो जाता है वो, इंटर जैसे इंटर स्टेट, मतलब एक दो अलग अलग स्टेट को से अगर हो रहा है डीलिंग तो वो इंटर स्टेट कहलाता है। विद इन स्टेट तो इंट्रा हो जाता है वो। अदर कंपनीज विच हैव surplus liquidity, the rate of interest on intercorporate deposits varies depending upon the amount involved and the time period. amount और time के ऊपर इसका डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। आगे है पब्लिक डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसेस, particularly due to credit squeeze by the Reserve Bank of India. A company can accept public deposits subject to the stipulation of the Reserve Bank of India from time to time up to a maximum amount of 35% of its paid up capital and reserves. 35% तक पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट्स चुका सकती है। These deposits may be accepted for a period of 6 months to 3 years. तो 6 मंथ से लेकर 3 मंथ तक की डिपॉजिट ले सकती है। पब्लिक डिपॉजिट्स आर अनसेक्योर्ड लोन्स। क्या होते हैं? अनसेक्योर्ड लोन्स होते हैं। दे शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए ये पब्लिक डिपॉजिट यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी यूज्ड। दे आर टू बी रिपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के अंदर अंदर उसको वापिस करना है, ठीक है। These are mainly used to finance the working capital requirement। किसके लिए? बेसिकली किसके लिए? वर्किंग कैपिटल डे टू डे के रिक्वायरमेंट के लिए, बेसिकली पूरा करने के लिए, ठीक है। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं। तो सीड कैपिटल असिस्टेंस, ये क्या होता है? सीड कैपिटल असिस्टेंस। सीड क्या होता है? दाना, बीज। बीज है, बीज कैपिटल का बीज है, वो उगेगा तो पेड़ बनेगा। The seed capital assistance scheme is designed by the IDBI for professionally or technically qualified entrepreneurs and persons possessing relevant experience। बीज के अंदर उसके अंदर है कि उसको ग्रो नर्चर करेंगे तो वो पेड़ बनेगा। सो इसके लिए सीड कैपिटल असिस्टेंट, मतलब इसको कैपिटल देंगे सीड को तो दाना बनेगा, तो असिस्ट कर रहे हैं इसको, सीड कैपिटल देके। And the entrepreneur trades but lack adequate finance resources. All the projects eligible for the financial assistance from the IDBI directly or indirectly through refinance are eligible under the scheme. The seed capital assistance is interest free। क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री होता है। सीड कैपिटल फाइनेंस क्या है? असिस्टेंस है, ये इंटरेस्ट फ्री है, बट कैरीज सर्विस चार्ज होता है लेकिन ऑफ 1% पर एनम
फॉर द फर्स्ट 5 years, तो पहले 5 सालों के लिए 1% के हिसाब से सर्विस चार्ज है, एंड एट इंक्रीजिंग रेट देयर आफ्टर, उसके बाद ये रेट इंक्रीज होता है। तो पहले 5 सालों के लिए तो भैया सिर्फ 1% सर्विस चार्ज पे जा रहा है, उसके बाद भी बढ़ता है। However, IDBI IDBI will have the option to charge interest भी है, चार्ज इंटरेस्ट भी कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास, at such rate as may be determined by the IDBI on the loan if the financial position, the profitability of the company so permits during the currency of the loan. The repayment schedule is fixed depending upon the repaying capacity of the unit with an initial मोरेटोरियम अप टू 5 years। ठीक है, तो 5 साल के अंदर अंदर देखते हैं उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी को चेक किया जाता है। इंटरनल कैश एक्रूल्स की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं विच अंडरटेक एन एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन चाहती हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहती हैं, प्रोग्राम्स में भी परमिटेड टू इन्वेस्ट पार्ट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, तो वो परमिट किया जाता है उनको ताकि वो इन्वेस्ट कर सके पार्ट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और कैश प्रॉफिट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ताकि कैपिटल एसेट्स बना सके। कैपिटल मतलब जिसमें ह्यूज अमाउंट लगता है वो कैपिटल एसेट होता है। मतलब एक रिफाइनरी के लिए बड़े बड़े एसेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मशीनरी चाहिए होती है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, पंप चाहिए होते हैं, वेसल चाहिए होते हैं, तो ये सब क्या होगा, कैपिटल एसेट्स बन जाते हैं। जमीन चाहिए होती है बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, ये सब कैपिटल हो जाती है। इन सच केसेस पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी परमिट्स, तो पास्ट परफॉर्मेंस जो होती है कंपनी की वो परमिट करती है दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम विद इन द कंपनी बाय वे ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्किंग इन्वेस्टेड फंड्स, वर्किंग के लिए जो फंड रखे हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड फंड्स, इन अदर वर्ड्स द सरप्लस, जो कि सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस after meeting all the contractual statutory working requirements, the funds is available for the further capital expenditure। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो यूज कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं। अनसेक्योर्ड लोन्स क्या होती हैं, अनसेक्योर्ड लोन्स आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द प्रोमोटर्स। कौन करता है इसको, टिपिकली कौन प्रोवाइड करता है, प्रोमोटर्स। अनसेक्योर्ड लोन्स दे देते हैं, typically provided by the promoters to meet the promoters contribution norm। These loans are subordinate to the institutional loans। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लोन मतलब इंस्टीट्यूशन दे रहा है, बैंक दे रहा है। The rate of interest chargeable on these loans should be less than or equal to the rate of interest on institutional loans, and interest can be paid only after the payment of institutional dues। तो उसके बाद ही इसको देना है promoters को। These loans cannot be repaid without the prior approval of the financial institutions। Unsecured loans are considered as a part of the equity for the purpose of calculating debt equity ratio। अब ये क्या है ये नहीं पता है, ठीक है, तो लेकिन अभी तो आगे कैसे चलेंगे हम। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड हमने पढ़ा था ना, अनसिक्योर्ड, शायद डेफर्ड payment guarantee। Many times suppliers of the machinery provide deferred credit facility, unsecured credit facility, under which the payment of the purchase of machinery can be made, payment of the purchase of the machinery can be made over a period of time। ठीक है, वो कहते हैं हम मशीनरी परचेज कर दी है तो उसकी पेमेंट जो है आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम पे कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं, समझ लो। ठीक है, तो डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी तो ये प्रोवाइड करते हैं सप्लायर ऑफ द मशीनरी। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। डेफर्ड क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है अब इमीडिएटली मत चुका, धीरे धीरे पेमेंट इसकी चुका दो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। द एंटायर कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज फाइनेंस्ड and the company is not required to contribute any amount initially towards the acquisition of the machinery। Normally the supplier of the machinery insists that a bank guarantee should be furnished by the buyer। ठीक है, तो चाहेगा ना कुछ गारंटी तो दे दो भैया, तो बैंक गारंटी दे दो हमको। Such a facility does not have a moratorium period for the repayment as it is advisable only for an existing profit making company। तो बैंक को हमेशा चाहिए तो पहले जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी प्रॉफिट बना रही है
तो उसी कंपनी को ये डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है वो देनी चाहिए ताकि बैंक कहीं लुट ना जाए। आगे है कैपिटल incentives. The backward area development incentives available often determine the location of न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट। तो क्या है, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट इंसेंटिव जो मिलते हैं अवेलेबल ऑफन डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, लोकेशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। These incentives usually consist of a lump sum subsidy दे दी and exemption from the deferment of the sales tax and uproad duty. The quantum of incentives is determined by the degree of backwardness of the location. Capital incentives. The special capital incentive in the form of a lump sum subsidy is a quantum sanctioned by the implementing agency as a percentage of the fixed capital investment subject to the overall ceiling. This amount forms a part of the long-term means of the finance for the project. However, it may be mentioned that the viability of the project must not be dependent upon the quantum and the availability of the incentives. Institutions, while appraising the project, assess the viability of the project per se without considering the impact of incentives on the cash flows and profitability of the project. Special capital incentives are sanctioned and released to the units only after they have complied with the requirements of the relevant scheme. The requirements may be classified into initial effective steps and final effective steps. डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीपली डिस्काउंटेड है ये। डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ये अभी हम पढ़ चुके हैं जीएसटी में। डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड होते हैं। दीज बॉन्ड आर सोल्ड एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू एंड ऑन मैच्योरिटी फेस वैल्यू इज पेड टू द इन्वेस्टर्स। इन सच बॉन्ड्स देयर इज नो इंटरेस्ट पे आउट ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इशू करता है जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है ना, बॉन्ड इशू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डीपली डिस्काउंट पे देते हैं, डीप डिस्काउंट। लेकिन इसको क्या होता है, डिस्काउंट बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसकी, इसको इसलिए जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसको इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। इसको बंदा बोलेगा यार मैं क्यों खरीदूं जब मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो क्योंकि पहले से तो मैं डीपली डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, इसलिए मैं पहले से इतने डीपली डिस्काउंट रेट पे दे रहे हैं, तभी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो बढ़ती रह रही है ना। These bonds are sold at a discounted value and on maturity जो होता है, मेच्योरिटी पे क्या होता है, फेस वैल्यू इज पेड। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो होती है उस पर पे कर देते हैं, बस सिंपल सी बात होती है। फेस वैल्यू उसकी है 100 रुपए, आपको डीप डिस्काउंट करके 20 रुपए में दे रहे हैं। मार्केट में जो मिल रहा है वो डिस्काउंटेड रेट पे 70 पे मिल रहा है, फेस वैल्यू उसकी है 100 रुपए, देंगे उसको 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। आपको डीप डिस्काउंट करके दे रहे हैं 20 रुपए में, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस बीच बीच में, जो कि नॉर्मल जो बॉन्ड वाला उनको मिलता है इंटरेस्ट, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तो आपको देखना है वायबिलिटी। इन सच बॉन्ड्स देयर इज नो इंटरेस्ट पे आउट ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड जो होगा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। Secured premium notes. Secured premium notes is issued along with the detachable warrant and is redeemable after a notified period of say 4 to 7 years. The conversion of the detachable warrant into equity shares will have to be done within time period notified by the company. इसे कहते हैं secured premium notes. Secured premium note is issued along with a detachable warrant भी रहता है, इसमें डिटैच कर सकते हैं, डिटैचेबल है वो वारंट, and is redeemable after a notified period of say 4 to 7 years. The conversion of the detachable warrant into equity shares will have to be done within the time period notified by the company. ठीक है, वो है secured premium note, secured है वो। जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, डेट से आगे डिबेंचर यानी उधार, जीरो इंटरेस्ट है इस पर। ठीक है,
These are fully convertible debentures. fully convertible debentures होते हैं which do not carry any interest. ठीक है, जीरो इंटरेस्ट बोलते हैं ना, जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, तो इन डिवेंचर्स को बेसिकली बाद में क्या कर सकते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट, फुली कन्वर्टेबल है, हाँ मतलब शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है और शेयर्स पे क्या मिलता है, पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू बढ़ती या कम हो सकती है। रिस्क रहता है अपने शेयर्स में, डिवेंचर में फिक्स इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये है कन्वर्टेबल और जीरो इंटरेस्ट है इसमें। जीरो इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि फुली कन्वर्टेबल है। ठीक है, द डिबेंचर्स आर कंपल्सरली एंड ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कंपल्सरली कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं over a specific period of time, and the holders thereof are entitled to new equity shares of the company at a predetermined price। वो भी कहते हैं कि भैया इस प्राइस पर ही वो मुझे मिलने चाहिए, शेयर, इक्विटी शेयर मिलने चाहिए। मैं इसके लिए जीरो इंटरेस्ट जो है फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर इसलिए ले रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बेनिफिशियल in the sense that no interest is paid on it. If the share price of the company in the market is very high, then the investor tends to get equity shares of the company at the lower rate। ठीक है, बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट द लोअर रेट पर, द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई, देन द इन्वेस्टर टेंड्स टू गेट इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट द लोअर रेट पर, उसको वो मिल जाता है क्योंकि प्री डिटरमिन्ड रेट पे इसने डिसाइड किया होता है। तो कम रेट पे वो शेयर मिल, मार्केट में उसकी वैल्यू 100 है अभी आपको, क्योंकि आपने जीरो इंटरेस्ट पे कंपनी का फायदा, मतलब कंपनी के बारे में सोच के किया था, तो आपको वो 50 पे 70 पे जो भी रेट उस पर मिल जाता है आपको। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, zero coupon bond, a zero coupon bond does not carry any interest, but it is sold by the issuing company at a discount. The difference between the discounted value and maturity or face value represent the interest of the earned by the investor on such bonds. Zero coupon bond, zero coupon bond does not carry any interest, उसमें interest नहीं होता zero coupon bond में, but it is sold by the issuing company। issuing company जो है सोल्ड कर रही है at a discount। जीरो कूपन और डिस्काउंटेड बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, discounted value and maturity of, or the face value represent the interest to be earned by the investor on such bonds। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, बेसिकली डिस्काउंट पे देते हैं, तो जो वही फेस वैल्यू पे ये बाद में आपको मिल जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, बट डिस्काउंट पे देते हैं कि बाद में तुम्हें इसके फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड वैल्यू एंड द मेच्योरिटी और द फेस वैल्यू, आगे नहीं, फेस वैल्यू पे जब मिलता है तो ये डिफरेंस जो होता है बिटवीन द डिस्काउंटेड वैल्यू एंड मेच्योरिटी वैल्यू, वही आपका समझ लो वो इंटरेस्ट है। मतलब कितनी अच्छे से स्पेकुलेशन कर सकते हैं, वही उसके मतलब बेसिकली अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ऑप्शन बॉन्ड, these are cumulative and non-cumulative bonds where interest is payable on maturity or periodically. Redemption period is also offered. Redemption premium is also offered to attract the investors। तो ये होते हैं ऑप्शन बॉन्ड, ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स इन विच इंटरेस्ट रेट इज एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन बॉन्ड्स। Inflation bond is the bond in which the interest rate is adjusted for the inflation. Thus, the investor gets interest which is free from the effects of the inflation. For example, if the interest rate is 11% and the inflation is 5%, the investor will earn 16%, meaning thereby that the investor is protected against the inflation। ठीक है, सिंपल सी बात है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, this as the name suggests is bond where the interest rate is not fixed, floating, and is allowed to float depending upon the market conditions. This is an ideal instrument which can be resorted to by the issuer to hedge themselves against the volatility in the interest rates. This has become more popular as a money market instrument and has been successfully issued by the financial institutions like IDBI, ICCI, etc.
high yield bonds or junk bonds. Junk bond is a bond that is rated below the investment grade by the credit rating agencies. It has a low credit rating and a high risk of default. High risk है, high yield है. Because of the higher risk, investors are compensated with the higher interest rates, which is why junk bonds are also called high yield bonds. तो junk bonds को high yield bond भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि हाई रिस्क है. तो हमारा अभी कितना रहेगा भैया, अभी भी 10 पेज है, 11 पेज. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं इसको.